दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, हम लोग विद्युत मोटर को समझेंगे और इसके कार्य को भी समझेंगे कि विद्युत मोटर जो होता है कैसे कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो विद्युत मोटर क्या है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसका क्या क्या उपयोग है। विद्युत मोटर जो रोटेट करता है तो उसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। हम लोग सप्लाई कनेक्शन को क्या चेंजिंग करेंगे तो विद्युत मोटर का डायरेक्शन चेंज होगा। इन तमाम बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग मोटर के बारे में कितना तक पढ़ेंगे। तो मोटर जो टॉपिक है आपका कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। इसके बारे में जितना भी हम लोग पढ़े सब वो भी कम ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे या बीटेक किए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मोटर के बारे में आप लोग लगभग 6 मंथ का सिलेबस है, सिर्फ मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ना है हम लोग। लेकिन चूंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, यानी क्लास 10th में भी विद्युत मोटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है हम लोग को। सिंपल बेसिक पढ़ना है कि मोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसके हेल्प से मोटर अपना कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर क्लास 10th लेवल में कितना पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस में, उसके को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो आइए हम सबसे पहले विद्युत मोटर क्या होता है इसके परिभाषा को समझते हैं। और परिभाषा बहुत ही आसान है, इसको हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं उसके आधार पर समझने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम सबों के घरों में मोटर लगा होगा, आप लोग जानते होंगे। पंखा हो गया तो मोटर रहता है, पंखा में भी मोटर लगा होता है, इसी की वजह से पंखा चलता है। मिक्सिंग मशीन हो गया या ड्रिलिंग मशीन हो गया। इसके साथ ही साथ मोटर जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, मोटर शब्द यानी ज़मीन से पानी निकालने के लिए, तो उसमें भी मोटर लगा होता है जिसकी वजह से पानी बाहर निकल के आता है। और इसके आधार पर कई बार हम लोग ये मतलब मन में अपने गलती समझ लेते हैं किसी चीज़ को कि मोटर जो पानी ज़मीन से निकालता है सिर्फ उसको बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ज़मीन से पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट यूज किया जाता है और मोटर उसका सिंपल एक पार्ट होता है, ना कि मोटर ही पूरा पंपिंग सेट होता है। पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यानी मोटर का एक ही काम होता है किसी चीज़ को घुमाना। अब उस घुमाने का प्रयोग करके अगर आपको पंखा चलाना है तो पंखा चला सकते हैं। मानते हैं कि मिक्सिंग मशीन में उसी घुमाने का प्रयोग करते हैं तो आप लोग को मसाला पीसने में काम आता है। अलग अलग जगह पे उसका यूज करके हम लोग अलग अलग कार्य को करते हैं। यानी मोटर का सिंपल एक बात पूछा जाए, एक वर्ड में उसका पूछा जाए कि क्या कार्य होता है मोटर का, तो उसका सिंपल एक ही काम है, किसी भी चीज़ को घुमा देना मोटर का काम है। और किसी चीज़ को घुमाना उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के चूँकि अपने से कोई चीज़ तो घूमेगा नहीं। तो जिस एनर्जी के कारण कोई चीज़ मूव करता है, घूमता है या चलता है, उस एनर्जी को, एनर्जी यानी हिंदी में ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अब मोटर में चलता कैसे है, घूमना स्टार्ट ऑटोमेटिक हम लोग कहीं रख देंगे तो कर तो देता है नहीं। यानी जब उसको इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई देते हैं, यानी लाइट से कनेक्शन देते हैं या बैटरी से कनेक्शन देते हैं, तब जाकर वो घूमना स्टार्ट करता है। यानी बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर एक डिवाइस है या एक मशीन है जिसमें जब हम लोग एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी सप्लाई देते हैं, तो क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। और घूमते किसके कारण है, विद्युत का सप्लाई दिए, यानी विद्युत ऊर्जा दी और घूमना स्टार्ट कर दिए। और घूमता किसके कारण है, यांत्रिक ऊर्जा के कारण। यानी विद्युत मोटर में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से सप्लाई विद्युत ऊर्जा दिए तो घूमना स्टार्ट किया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में उसको चेंज कर दिया। और इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं मोटर का कि विद्युत मोटर या मोटर एक ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या बोले, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर वैसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या वैसा यंत्र या वैसा मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, उस मशीन को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या लिखने के लिए आए तो कभी भी 5 नंबर में लिखने के लिए आए तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको लिखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर पूछा जाए कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप लोग याद रखिएगा, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, जैसा कि फिगर बनाया गया है, इसमें दो तरफ चुंबक रखे तो इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र होगा। और समरूप कहने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इस बीच के एरिया में कहीं भी हम लोग देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर जगह बराबर होगा।
तो उसे समरूप कहा जाता है। और किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, बल लगना स्टार्ट हो जाता है। और इस बल के कारण अगर कंडक्टर को हम इस तरीक़ा से अरेंज कर दें कि वो घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, तब इस बल के कारण कोई भी कंडक्टर घूमना स्टार्ट कर देता है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत मोटर को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि विद्युत मोटर जो होता है वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगे बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब सबसे पहले विद्युत मोटर के इतना परिभाषा लिखने के बाद क्या करेंगे, आप लोग बनावट देखेंगे। बनावट के लिए हम फिगर यहाँ पे बना दिए, 2 फिगर बनाए हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एक इस साइड अलग फिगर है और दूसरा साइड अलग फिगर है, यानी एक ही का अलग अलग आगे समझिएगा क्यों 2 बनाया गया है, तो भी समझ में आ जाएगा। विद्युत मोटर के बनावट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 चुंबक बनाते हैं, एक तरफ नॉर्थ और दूसरा तरफ साउथ। चूँकि एक चुंबक के अंदर घुसा के हम लोग तोड़ के तो रख नहीं सकते किसी चीज़ को, 2 चुंबक 2 साइड से रख दिया जाता है। और 2 चुंबक रखेंगे तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे एरो के द्वारा दिखा दिया है, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या किया जाता है, एक क्रोड को रख दिया जाता है। क्रोड मतलब एक शाफ्ट होता है, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर कोई तार को लपेटेंगे तो इसको कोर कहते हैं हम लोग। तो उस तरह से कोर को रख दिया जाता है और इसके ऊपर कुंडली को लपेट, यानी तार को गोल गोल लपेट दिया जाता है, जिसे हम लोग कुंडली कहते हैं। और इस क्रोड पे जब तार को लपेट दिया जाता है तो इस साथ में दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। और इसका हम लोग यहाँ पे नामकरण कर दिए, एक आर्मेचर ABCD रख दिए, जो कि आयताकार आकृति का हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग हवा में टांग देंगे तो यहाँ पे तो टिकेगा नहीं, किसी न किसी चीज़ के सहारे यहाँ रखेंगे, क्योंकि इसको हमको घुमाना है। तो जिसके सहारे यहाँ पे रखते हैं एक, उसको कहा जाता है धुरा, यानी धुरा के सहारे क्या करते हैं हम लोग, आर्मेचर ABCD को टिका देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे 2 टर्मिनल आपका खुला रहेगा कुंडली का, इसको हम लोग वायर के द्वारा नीचे खींचते हैं और क्या करते हैं, तो 2 अर्ध वृत्ताकार या बोले तो 2 वलयाकार आकृति का यहाँ पे कंडक्टर होता है, जिसका नामकरण यहाँ पे हमने R1 और R2 किया है, उससे के द्वारा इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और चूँकि R1 और R2 दोनों ही चालक होता है, तो इस दोनों के बीच शॉर्ट सर्किट नहीं लगे, यानी लघु पतन नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बीच में कुछ अचालक पदार्थ को डाल देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ 2 ब्रश कनेक्ट कर देंगे। इसका नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं, एक को B1 लिखेंगे और एक को B2। अब ब्रश को इस तरीक़ा से कनेक्ट किया जाता है कि ये R1 और R2 को सिर्फ स्पर्श करे, यानी इसमें नट बोल्ट के द्वारा हम लोग कसते नहीं हैं, इसलिए स्पर्श करें। चूँकि जैसे ही एक आर्मेचर बाद में घूमना स्टार्ट करेगा तो आर्मेचर के साथ साथ R1 और R2 भी घूमेगा, लेकिन ब्रश को घूमना नहीं है, क्योंकि ब्रश यहाँ पे बाहरी परिपथ से कनेक्शन है। अगर ब्रश भी घूमने लगा तो फिर बाहरी परिपथ का जितना भी पार्ट कनेक्टेड है, कंपोनेंट कनेक्टेड है, सभी घूमने लगेगा, तो उस जो कि कन्वीनियंट नहीं होता है। यानी इस तरीक़ा से हम लोग ब्रश को कनेक्ट करेंगे कि R1 और R2 से स्पर्श तो करते रहेगा, लेकिन उससे जुड़ेगा नहीं। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्विच और बैटरी की सहायता इसमें हम लोग सप्लाई देने के लिए बाहर से कनेक्ट कर देते हैं। इतना ये बनावट हो गया। अब कार्य कैसे करता है तो इसको हम लोग समझते हैं आगे। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, अभी तक क्या था, इसमें स्विच नहीं ऑन किए थे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी है और इसके बीच चालक भी रखा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे, और यहाँ पे चालक जो है ये धारावाही चालक नहीं है, और जैसे ही इसमें हम लोग स्विच को ऑन किए, करंट यहाँ से प्लस से निकलेगा, करंट यहाँ पे जाएगा और ऐसे करके यहाँ पे करंट AB में ऊपर की तरफ। अच्छा, हम लोग जानते हैं करंट हमेशा बंद रास्ता से चलता है, तो AB में ऊपर चलते चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD में नीचे की तरफ करंट आएगा और यहाँ पे फाइनली रिटर्न आ जाएगा माइनस टर्मिनल के पास। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो धारावाही चालक बन गया। अभी क्या था, सिंपल एक चालक था, जैसे ही स्विच को ऑन किया ABCD धारावाही चालक बन गया। चूँकि ऑलरेडी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में एग्जिस्ट कर रहा था, इसका मतलब इस पर एक बल लगना क्या हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा। और जब बल लगेगा और ये धुरा के सहारे टिका हुआ है, इस प्रकार से टिका हुआ है कि ये घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है।
और जैसे ही बल लगा, जैसे यहाँ पे मान लेते इसको पकड़े हैं, घूमने के लिए स्वतंत्र है, और इस पे इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कॉपी एक लो डायरी। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीक़ा से है, इसको हम लोग इस तरीक़ा से किसी धुरा के सहारे, किसी एक रड के सहारे फंसाए हुए हैं कि इस पर फोर्स लगेगी तो घूमने के लिए फ्री हो। तब क्या बोले कि जैसे ही धारावाही चालक बना, इस पर फोर्स लगने लगा। अब रहा बात फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मानते इस तरीक़ा से लग रहा है कि इस तरीक़ा से लग रहा है कि इस तरीक़ा से लग रहा है। तो फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चूँकि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लोग आर्मेचर मान लें, तो अगर यहाँ पे दो साइड इसका हो गया, एक साइड यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर इसके तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो स्वाभाविक है बाहर की तरफ आएगा, या ये अगर बाहर की तरफ आएगा तो अंदर की तरफ जाएगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में अंदर या बाहर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी उसी डायरेक्शन में रोटेट करना भी स्टार्ट कर देगा, यानी कि घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। यानी मोटर के किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसके डायरेक्शन को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग निकालते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम लोग अपने बायां हाथ के, मेरा ये बायां हाथ जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हो गया आपका तर्जनी उंगली होता है, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको अंगूठा कहते हैं। और फ्लेमिंग थे जो बोले थे कि हम लोग अपने बायां हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस तरीक़ा से फैलाएंगे कि सबके बीच 90 डिग्री का कोण बने, यानी कि परपेंडिकुलर, बिल्कुल लंबवत फैलाएंगे कि तर्जनी जो हो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो और मध्यमा विद्युत धारा के दिशा में हो। तो हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्तर ध्रुव से दक्षिण, यानी नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में है। और करंट हम लोग देख रहे हैं ए से बी में है, यानी यहाँ पे हाथ को इस तरीक़ा से रोटेट करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं हम लोग करंट की डायरेक्शन भी ऊपर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन। और इस तरीक़ा से फैलाने पे जो आपका अंगूठा बचता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, बल लगता है। जब हम लोग हाथ को अपने इस तरीक़ा से अरेंज करेंगे तो देख रहे हैं कि ये बी पे जो बल लगेगा अंदर की तरफ, और अगर सीडी पे अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं करंट के डायरेक्शन नीचे हो गया, तो वहाँ हाथ को रोटेट करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे हो गया। यानी कि इस पे जो बल लगेगा सीडी कहाँ आना चाहेगा, बाहर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ। यानी क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर इस तरीक़ा से है आर्मेचर तो क्या करेगा, इस पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और इस पे बाहर की तरफ, तो इस तरीक़ा से रोटेट करके क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीक़ा से आ गया तो अभी क्या था, इस तरीक़ा से था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी ये मेरे लेफ़्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। और जैसे ही आधा चक्कर पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये राइट में चले गया और यहाँ पे ये लेफ़्ट में आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साइड था आर्मेचर का भुजा था वो इस साइड आ गया, और जो यहाँ पे था वो दूसरे साइड चला गया। इसी फिगर को मैंने इसी मोटर का, यानी आधा चक्कर लगाने के बाद कौन सा इस पोजीशन आएगा, कौन सा स्थिति आएगा, सेकेंड फिगर में बनाया है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो सीडी भुजा है जो कि यहाँ पे था वो आधा चक्कर बाद यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया, और ए बी जो था यहाँ पे आ गया। और चूँकि यहाँ पे भी स्विच ऑन ही है तो आप लोग यहाँ पे करंट जो भी रहेगा ऊपर जाएगा, उसमें नीचे आएगा। और इसके रोटेट करने के साथ साथ R1 और R2 भी रोटेट करेगा, R2 आ जाएगा R1 के जगह पे और R1 आ जाएगा R2 के जगह पे। यानी जो भी उत्तर ध्रुव के पास में रहेगा उसमें करंट हमेशा ऊपर रहेगा, और जो भी दक्षिण ध्रुव के पास में रहेगा उसमें करंट हमेशा नीचा। और इसका मतलब है कि जो आधा चक्कर बाद, पहले तो यहाँ पे ऐसे था, आधा चक्कर बाद ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पे जो भी रहेगा उस पर अंदर फोर्स लगेगा और इस पर बाहर आएगा, और इस तरीक़ा से आधा चक्कर बाद फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर आधा चक्कर बाद ऐसे होगा, फिर से आधा चक्कर बाद ऐसा होगा। और इस तरीक़ा से मोटर क्या करता है, घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है। और यह घूर्णन तब तक करते रहता है जब तक कि यहाँ पे हम लोग सप्लाई का कनेक्शन दिए रहते हैं। एक बार जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं क्या होता है, करंट जाना इसमें बंद हो जाता है, और करंट जाना जैसे ही बंद होगा इसका मतलब है धारावाहिक चालक जो था वो सिंपल चालक बन जाएगा, यानी उसमें कोई करंट कैरिंग नहीं रह जाएगा। और वैसे स्थिति में इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो इस पे बल लग रहा था वो बल लगना बंद हो जाता है, और फाइनली मोटर जो है अपना कार्य करना बंद कर देता है। और इस यही जो मोटर का बेसिक कार्य करने का तरीका होता है, इस तरीक़ा से आपका मोटर कार्य करता है। तो फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। विद्युत मोटर क्या होता है, तो वैसा डिवाइस या वैसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को
ये आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर जो होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, उस बल लगने के सिद्धांत पर कार्य करता है। और मोटर जो रोटेट करेगा तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसके लिए फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम दिया था, उस नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं कि किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। फिगर को हम इस तरीके से बनाएंगे कि दो तरफ चुंबक रखते हैं, उसके बीच में एक क्रोड रखते हैं, क्रोड पे कुंडली को हम लोग लपेट देते हैं और क्रोड और कुंडली दोनों को साथ में मिला के हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को एक धुरा के सहारे हम लोग रखते हैं इस तरीक़ा से, और यहाँ पे जो आर्मेचर का दो टर्मिनल खुला होगा, यानी कि कुंडली का जो दो टर्मिनल खुला होगा, तार के सहायता से उसको हम लोग क्या करते हैं, दो दिक परिवर्तक के द्वारा जोड़ देते हैं। और दिक परिवर्तक को दो ब्रश के द्वारा B1 और B2 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस तरीक़ा से जोड़ते हैं कि B1 यानी दोनों ब्रश जो होता है दोनों दिक परिवर्तक को सिर्फ स्पर्श करता है, उसके साथ नट बोल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और इस दोनों ब्रश को हम लोग बाहरी परिपथ में एक बैटरी और एक स्विच की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इसमें करंट चलना, एक आर्मेचर में करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट चलना स्टार्ट होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगना भी स्टार्ट हो जाता है। और उस बल लगने की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जब अप्लाई करेंगे आप लोग देखेंगे, AB पर अंदर की तरफ और CD पे बाहर की तरफ लगेगा। इसका मतलब AB भुजा जो होगा आर्मेचर का अंदर जाएगा और CD बाहर आएगा, और इस पर आधा चक्कर लगाएगा तो ऐसे रोटेट करके CD AB के जगह पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे CD आ गया जो कि AB की जगह था, और AB जो अंदर था वो रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी CD की जगह पे AB पे यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देख रहे हैं कि उत्तर ध्रुव के पास यहाँ पे भी करंट ऊपर था। ये बात अलग है कि भुजा यहाँ पे AB था, यहाँ पे CD आ गया, और यहाँ पे भी उत्तर ध्रुव के पास जो भी भुजा है उसमें करंट ऊपर है, यानी ये फिर से रोटेट करेगा, इस तरीके से आ जाएगा और एक कंटिन्यूसली रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है जब तक इसमें सप्लाई रहता है। और जैसे ही हम लोग एक बार स्विच को ऑफ करते हैं तो ये अपना कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और ये रहा आपका विद्युत मोटर का बेसिक कार्य करने का तरीका। तो बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइएगा, और अगले वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं तो इसको भी कमेंट के द्वारा बताइएगा। आगे आपको उस वीडियो पे वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।